जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी बुलडोज़र बाबा को रोका जाए। बुलडोज़र बाबा की वजह से कई सारे घर तबाह हो चुके हैं और कई सारे घरों में तबाही का आलम भी नज़र आ रहा है। आज यही आवाज़ जम्मू कश्मीर की असेंबली में एमएलए रजौरी इफ्तिखार अहमद साहब ने उठाई। इन्होंने ट्राइबल्स के लिए आवाज़ उठाई कि ट्राइबल्स जब माइग्रेट होते हैं, जब उनकी माइग्रेशन होती है, माल मवेशी लेके निकलते हैं, तो कई सारे मुकामात पे पस्सियाँ पत्थर गिरने की वजह से या डिज़ास्टर के कारण जो है वो बिजली गिरने की वजह से उन लोगों के माल मवेशी का नुकसान हो जाता है। लेकिन कभी भी उनके लिए कोई हुकूमत ने पॉलिसी नहीं बनाई गई है, उनके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी कायम की जाए। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकारी ज़मीनें हैं, जिन सरकारी ज़मीनों में पिछले 50-50 20-20 साल से लोग रह रहे हैं, उन सरकारी ज़मीनों का मालिकाना हकूक़ मिलना चाहिए। एमएलए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एमएलए साहब, आपने आज जो है वो असेंबली में बात की कि रेगुलराइजेशन होनी चाहिए और बुलडोज़र बाबा रुकना चाहिए। बुलडोज़र बाबा का रुकना कितना अब ज़रूरी है जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, अगर आप आमिर जी पिछले 7 साल में देखेंगे तो डर का माहौल क्या था। कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता था तो उसको बोलते थे कि पीला पंजा, बुलडोज़र बाबा भेज देते थे। और सबसे बड़ी बात है, 100 साल हो गए ये ज़मीनें हमारे बाप दादा की ज़मीनें हैं, ये किसी ने हमें गिफ्ट में नहीं दी हैं, ये हमारी ज़मीनें हैं। और आज स्टेट लैंड के नाम पर कि ये स्टेट लैंड है और उसको तंग किया जाता था। गरीब आदमी जो गाँव में 1 कनाल उसके पास जगह है, वो उस पर खेती बाड़ी करता है, उसका अपना मकान बनाया हुआ है, और जब भी सरकार को मन करता था वो पहुंच जाते थे बुलडोज़र लेकर, और उस पे उन्होंने बुलडोज़र लेकर लोगों को डराया जाता था। आज मैंने हाउस के अंदर सरकार से कहा है, चीफ मिनिस्टर साहब के पास ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, मैंने कहा एक पॉलिसी लाई जाए ताकि गरीब लोगों को हक दिया जाए, गरीब लोगों के बारे में भी सोचा जाए। जिस तरीके से रोशनी स्कीम लाई गई थी, लोगों को मालिकाना हक दिया गया था, इसी तरीके से सरकार एक पॉलिसी लाए। मैंने ये कहा कि जो लैंड माफिया है, मैंने उनकी तरफदारी नहीं की, लेकिन गरीब लोगों के पास, किसी के पास 1 कनाल है, किसी के पास 2 कनाल है, अगर किसी गाँव में 2 कनाल जगह है, वो 10 मरले में मकान बना रहा है और 1.5 कनाल में वो खेती बाड़ी कर रहा है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो क्या सरकार को सरकार तो कहती थी कि हम 5-5 मरले देंगे, लोगों को प्लॉट्स देंगे, लेकिन आज तक भी वो प्लॉट 5-5 मरले का नहीं मिला। मैं कहता हूँ जिसके पास 100 साल से ज़्यादा, 1947 से पहले उसके बाप दादा रह रहे हैं, आज उसको अगर वहाँ से निकालोगे तो क्या उसको लगेगा कि ये मेरा देश है? तो इसके खिलाफ मैंने आज आवाज़ उठाई और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि एक पॉलिसी बनानी चाहिए, उस पॉलिसी के तहत उनको ज़मीनें अलाट करो, उनको मालिकाना हक दो, ताकि वो भी एक खुशी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। सर, आपने ट्राइबल्स के लिए भी बात की है कि ट्राइबल्स जब भेड़ बकरियां लेके निकलते हैं 6 महीने के लिए, तो पत्थर पस्सियाँ गिरने की वजह से, डिज़ास्टर की वजह से उनका माल मवेशी या उनका जानी या माली नुकसान होता है, उसके लिए पॉलिसी हो। देखिए, रिलीफ रिहैबिलिटेशन और डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। मैंने कहा हमारे जो गुजर बकरवाल भाई और पहाड़ी भाई जब माइग्रेशन करते हैं, और आप देखते हैं कि जब वो माइग्रेशन करते हैं, बीच में कहीं बर्फबारी हो जाती है, कहीं आसमानी बिजली गिर जाती है, कहीं लैंडस्लाइडिंग पस्सियाँ गिर जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी भेड़ बकरियाँ नुकसान हो जाती हैं, उनके माल मवेशी नुकसान हो जाते हैं। उनके पास तो कोई और प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पास गाड़ियाँ नहीं है, उनके पास मकान नहीं है, उनके पास और कोई प्रॉपर्टी, उनकी जो असासा है, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो वही भेड़ बकरियाँ हैं। और जब वो उनका नुकसान हो जाता है, सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है उनको रिलीफ देने की। तो मैंने आज कहा कि सरकार पॉलिसी लाए ताकि जिस भी गुजर बकरवाल या पहाड़ी भाई का नुकसान होता है, सरकार उसको पूरा कंपनसेट करे, और ताकि एक पॉलिसी बने। 100 बकरियां उसकी ख़त्म हो जाती हैं, 100 उसके घोड़े ख़त्म हो जाते हैं, माल मवेशी ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसको रिलीफ नहीं मिलता। इसलिए मैंने आज चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि सरकार ऐसी पॉलिसी लाए ताकि उनको रिलीफ मिल सके। वो गरीब लोग होते हैं, उनके पास कुछ नहीं है इन भेड़ बकरियों के अलावा। सर, आपने ये भी कहा कि जैसे बठिंडी या सुजमा है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पिछले 40-40 50-50 साल से, लेकिन ये कॉलोनीज़ अभी रेगुलराइज नहीं हुई हैं। इन कॉलोनीज़ का रेगुलराइज होना कितना ज़रूरी है? मैंने वही कहा कि ये कॉलोनीज़ जो हैं वो 100 साल हो गए। अगर आप देखेंगे, चाहे बठिंडी की बात करें, सुंजवा की बात करें, आप सिद्रा की बात करें, आप जहाँ भी है वहाँ इन कॉलोनी को रेगुलराइज करें, ताकि गरीब आदमी को परेशान। देखिए, एक आदमी लोन लेता है, वो अपना मकान बनाता है, वो उधार लेकर मकान बनाता है, और आज ये सरकारी अमला परेशान करने के लिए, पैसे खाने के लिए उनके पास चले जाते हैं, उनका कभी घर तोड़ देते हैं, कभी कुछ तोड़ देते हैं। आपने भी देखा, आए दिन बठिंडी में, सुंजुआ में लोग सड़कों पर आते हैं। इसके लिए मैंने हाउस के अंदर आवाज़ उठाई, एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी, ताकि उनको मालिकाना हक मिल जाए, जैसे आप पहले भी सरकारें करती रही हैं। पंजाब के अंदर उन्होंने एक एक्ट लाया
और उसमें उनको मालकाना हक दिया। तो ये सारी बातें, जैसे मैंने आगजनी की बात कही कि आग लग गई, पिछले 2 दिनों में मेरे जीएमसी रजौरी में आग लगी, उसके बाद एक जलाल प्रिंटर्स में आग लगी, तो वहाँ भी लाखों का नुकसान हो गया। तो सरकार के पास पॉलिसी हो ताकि रिहेबिलिटेट कर सके जिनका नुकसान हो जाता है, उसके बारे में बात की। और उसके बाद मैंने बिजली का इम्पोर्टेंट जो इशू था, आजकल आमिर साहब बिजली जो है ना वो फाइनेंस कंपनी बन चुकी है। कंपाउंड पहले तो बिल आता है, अगर बिल नहीं पे किया तो आप बिल रहने दो ना, बिल के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे फाइनेंस बैंक नहीं, बैंक फिर थोड़ा सा सरकारी बैंक जो होते हैं वो रियायत देते हैं, लेकिन ये जो है पीडीसी, मैं आपको बताऊं लाख रुपए का बिल होगा, अगर उसमें से इंटरेस्ट माइनस करो बिल पीछे 20,000 ही होगा, 80,000 इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। तो मैंने आज चीफ मिनिस्टर साहब से कहा, गरीब आदमी आप मुझे बताओ डेली वेजेस 9,000 रुपया सैलरी लेता है, वो क्या बिल दे सकता है? तो ये बिल जो है ये माफ़ होना चाहिए, एमनेस्टी स्कीम लाओ, पिछला सारा बिल माफ़ करो, आगे गरीब आदमी के लिए मिनिमम बिल हो ताकि जितनी उसकी इनकम है उसके हिसाब से वो पे कर सके। तो ये भी मैंने आज उनसे कहा। बाकी मैंने 2 रिसीविंग स्टेशन हमारे हैं रजौरी के, एक हाइड्रो पावर प्लांट है, आज से 40 साल पहले वहाँ बिजली बनती थी रजौरी में, और वो बिजली डाक बंगले में और हॉस्पिटल में इस्तेमाल होती थी, लेकिन 40 साल में उसको अपग्रेड होना चाहिए, लेकिन अपग्रेड नहीं हुआ, वो बंद हो गया। आज मैंने वो भी हाउस के अंदर ये बात भी रखी कि उसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तीसरा जो GAD, मदर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, 7 सालों में आमिर साहब दिल्ली GAD को पता ही नहीं फरमान कहाँ से आता था, दिल्ली से, और वो टेस्टिंग लेबॉर्ट्री थी, एक फरमान आता है वो वापस फिर दूसरा, रात को एक फरमान आया वो कैंसिल फिर दूसरा, GAD तो मजाक बन गया, वो एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री थी। आज मैंने कहा कि खुदारा इस डिपार्टमेंट को बचाओ, इसकी क्रेडिबिलिटी को बचाओ। आपने PDD डिपार्टमेंट की बात करें, रिक्रूटमेंट नहीं की, जल शक्ति में रिटायर हो गए, नहीं की। आज बिजली का जो स्विच ऑन ऑफ कौन करेगा, मुलाजिम ही नहीं रहे, आपका नलका कौन खोलेगा? तो इन डिपार्टमेंट को रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। आपने नए GMC खोले, वहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिजर्वेशन, उनके रिक्रूटमेंट रूल्स अभी तक फ्रेम नहीं किए। तो ये सारी जो बातें थी ये मैंने आज हाउस के अंदर उठाई हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब ने इनकी बातों को सुना है। जो भी जनता के मुद्दे हमेशा जो होते हैं, मैंने टूरिज़्म की बात की, मैंने कहा पीर पंजाल रीजन सबसे अच्छा टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है। हमारे रजौरी पुंछ में क्या कमी है? हमारे वहाँ बाबा गुलाम शाह बादशाह है, हमारे वहाँ वीरभद्रेश्वर मंदिर है, हमारे वहाँ 7 लेक्स का प्रोजेक्ट है शकरमार्ग, हमारे गंडोला का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ लेकिन उसका पता ही नहीं है। तो एक रिलीजियस टूरिज़्म और बॉर्डर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए हमें वहाँ काम करना चाहिए ताकि हमारे लोगों का भी उनकी भी इनकम बढ़ सके और उनको भी सहूलियत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। MLA रजौरी ने इफ्तिखार अहमद साहब ने आज बड़े जनवन मुद्दों पर बात किया, जिस पे बात करने की ज़रूरत थी उस पर बात की है, और ये वो मुद्दे हैं जो हम सब के साथ जुड़े हुए हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप अपनी राय ज़रूर देंगे।